हेलो हाय नमस्कार प्यारे साथियों, मैं मनोज भट्ट आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास में। आपका एलटी सहायक अध्यापक 2024 की दृष्टि से महत्वपूर्ण श्रृंखला चल रही है, जिसमें हमारा फास्ट रिवीजन चल रहा है। हमने फास्ट रिवीजन के 3 महत्वपूर्ण भाग कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने पहला भाग किसके बारे में, ज्ञान दर्शन प्रज्ञाता हो गया, इन चीज़ हमने इन 3-4 टॉपिक को एक साथ किया था। ठीक है। दूसरा भाग हमने मूक्स के बारे में परिचर्चा की थी। ठीक है। हमने किसके बारे में, हमने मिड डे मील, SSA, इन 4 टॉपिक हमने दूसरे पार्ट में कंप्लीट किया था। आज हमारा भाग नंबर तीसरा है, जिसमें हम NVS हो गया, KVS हो गया, ठीक है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के बारे में। और आपका एक टॉपिक क्या है बताओ मुझे फटाफट, एक टॉपिक क्या है आपका। उन 4 टॉपिकों के बारे में हम परिचर्चा करेंगे। एक टॉपिक आपको तभी पता चलेगा जब आप हमारे साथ अंत तक जुड़ेंगे। वीडियो प्रारंभ करने से पहले हमारी डेली की लर्नर हैं, ठीक है, उनका एक SMS हमें आया हुआ है कि इस क्वेश्चन में क्या है सर, डाउट है। तो डाउट कौन से में था, डाउट था आपका क्या है, नेशनल काउंसलिंग फॉर टीचर एजुकेशन है, जिसे आप क्या बोलते हो, NCTE, ठीक है, NCTE, N मतलब नेशनल, C मतलब काउंसलिंग फॉर टीचर एजुकेशन। तो इसमें देखो 3 चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है। अगर पूछेगा, ठीक है, इसका पूछेगा गठन कब हुआ, ठीक है, तो गठन हुआ इसका कब हुआ, तो गठन हुआ था इसका 1973 को। ठीक है, 1973 को क्या है, NCT का गठन हुआ था, पहला क्वेश्चन। ठीक है, स्टार बना लो। ठीक है। दूसरा आपके लिए बता देता हूँ, ये बोलेगा कि देखो ये एक्ट कब बना, ठीक है, एक्ट कब आया, तो 1993, ठीक है, 1993, ठीक है, 1993 में क्या हुआ, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद का एक्ट आता है। तो एक्ट कब आता है, 1993 में आता है। दूसरा पॉइंट याद रख लो। ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन आपका जो बनेगा, पूछेगा इसे संवैधानिक दर्जा कब मिला, तो संवैधानिक दर्जा मिलता है 17 अगस्त 1995 को इसे क्या मिलता है, संवैधानिक दर्जा मिलता है। तो ये आपके 3 क्वेश्चन बन गए। बनता कब है, NCTE नेशनल काउंसलिंग फॉर टीचर एजुकेशन 1973 को। एक्ट कब आया, 1993 को। और आपको पता है संवैधानिक दर्जा कब मिलता है, 17 अगस्त 1995 को मिलता है। ठीक है। अब आप सभी का क्या डाउट क्लियर हो गया है। तो आइए आज के बारे में परिचर्चा कर लेते हैं। हम जानेंगे किसके बारे में, नवोदय विद्यालय समिति, जिसे आप क्या बोलते हैं, NVS बोलते हैं। सर्वप्रथम बात की कब कही गई थी इसके बारे में, 1982 में। कब, 1982 में। किसके द्वारा, स्वर्गीय राजीव गांधी द्वारा सबसे पहले NVS, जिसे नवोदय विद्यालय समिति बोलते हैं। दूसरा इसका नाम है गति निर्धारक विद्यालय भी इन्हें कहा जाता है। सर्वप्रथम ध्यान 1982 में गया, लेकिन स्थापना होती है 1986 में। कब, 1986 में। किसके द्वारा, तो स्वर्गीय राजीव गांधी जी द्वारा इसकी क्या होती है, स्थापना होती है। यह शिक्षा नीति में उन्होंने दिया था 1986 में। मैंने आपको बताया कि ब्लैक बोर्ड हो गया, NVS हो गया, ठीक है, बहुत सारी योजनाएं आपकी आई हुई थी। तो SSA हो गया, ठीक है, वो सब 1986 की शिक्षा नीति के क्या थे, परिणाम थे। ठीक है। पूछेगा NVS का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। ठीक है। इसके क्षेत्रीय कार्यालय कितने हैं, फटाफट बताओ। 8 इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। ठीक है। 8 क्षेत्रीय कार्यालय की बात करूं तो कहाँ कहाँ, हम भोपाल, जयपुर, पटना, शिलोंग, चंडीगढ़, हैदराबाद, लखनऊ, पूना, इसके क्या हैं, 8 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। उन सभी के बारे में परिचर्चा करेंगे। अन्य नाम पूछेगा नवोदय विद्यालय को, तो इन्हें गति निर्धारक विद्यालय भी कहा जाता है। क्या था, ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिभाशाली बालकों को उनके परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति का ध्यान दिए बिना ही गुणात्मक शिक्षा प्रदान करना। ठीक है। जो ग्रामीण क्षेत्र में क्या है, बच्चे हैं, बालिकाएं हैं, बालक हैं, प्रतिभाशाली भी हैं, ठीक है, उनके परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति को ध्यान में नहीं देना, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, लिंग से हो, गरीब हो, अमीर हो, ठीक है, BPL से नीचे हो, APL हो, ठीक है, उनका क्या सामाजिक और आर्थिक स्थिति को ध्यान दे ही बिना उन्हें क्या करना है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है। NBS का क्या ध्येय वाक्य आपको याद रखना है। इसका ध्येय वाक्य क्या था, प्रज्ञान ब्रह्म, इसका क्या था, ध्येय वाक्य था, जिसका अर्थ होता है पवित्र ज्ञान परमात्मा के समान होता है। ठीक है। देखो एक क्वेश्चन फिर और आपके लिए बन गया, इंपोर्टेंट है। NBS का ध्येय वाक्य
पूछेगा तो क्या है, प्रज्ञान ज्ञान, ठीक है, प्रज्ञान ब्रह्म हो गया, जो क्या होता है, पवित्र ज्ञान किसके समान होता है, परमात्मा के समान होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके लिए है, देश में सभी प्रांतों के जिलों में एक नवोदय विद्यालय स्थापित किया जाएगा जिसमें कक्षा 6 से कितने तक, 12 तक बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने का मौका दिया जाएगा, ठीक है। देश के सभी प्रांतों में, सभी प्रांतों के जिलों में क्या किया जाएगा, एक नवोदय विद्यालय NVS की स्थापना की जाएगी जिसका उद्देश्य क्या होगा, 6 से 12 तक बालकों को क्या करना है, शिक्षा ग्रहण करेंगे। अध्यक्ष कौन होगा, अध्यक्ष शिक्षा मंत्री होता है, ठीक है। उपाध्यक्ष डिप्टी चेयरमैन, चेयरमैन कौन होगा, शिक्षा मंत्री हो गया अध्यक्ष, ठीक है। और आपका डिप्टी चेयरमैन पूछेगा तो कौन है, राज्य मंत्री होता है, ठीक है। CBSE से संबंधित होते हैं, जो नवोदय विद्यालय हैं किससे संबंधित होते हैं, CBSE से संबंधित होते हैं। 6 से 8 तक में जो शिक्षा दी जाएगी वो क्षेत्रीय भाषा में दी जाएगी, बालक जिस क्षेत्र में है, ठीक है, आप जिस क्षेत्र से गए हुए हैं उसी क्षेत्र की भाषा में 6 से 8 तक आपको शिक्षा दी जाएगी। और 9 से 12 तक में क्या, एक भाषा अंग्रेजी होगी, एक भाषा हिंदी होगी, इसमें आपको क्या दी जाएगी, शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए गए, आपको बता दिया, आवासीय, आवासीय मतलब कि जो दूर दराज क्षेत्र से आ रहे हैं उन्हें क्या यहाँ रहने की व्यवस्था की गई। सह शिक्षा मतलब स्त्री और पुरुष, ठीक है, यानी बालक बालिकाओं को दोनों को साथ साथ क्या जाएगी, शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। निःशुल्क भी दी जाएगी। राजस्व का निर्धारण की बात करूँ तो केंद्र कितना 65% और राज्य कितना 35%, ठीक है। केंद्र कितना 65% और राज्य कितना, स्टेट कितना 35% इस पर क्या करेगा, व्यय करेगा। ग्रामीण छात्रों के लिए, ठीक है, 75% इसमें क्या किया गया, आरक्षण की व्यवस्था की गई। जिसमें SC की बात करूं तो SC कितना 15% और ST की बात करूं तो ST कितना आपका 7.5%, ठीक है। इसमें त्रिभाषा सूत्र लागू किया गया। त्रिभाषा मतलब क्षेत्रीय भाषा, दूसरा हिंदी, तीसरा अंग्रेजी, ठीक है, किसमें, NVS में, ठीक है। आइए विशेषताओं के बारे में परिचर्चा कर लेते हैं। सह शिक्षा मतलब कि बालक बालिकाओं को एक साथ शिक्षा दिया जाएगा, ठीक है। शैक्षिक अवसरों की समानता होगी, सभी को शिक्षा के समान अवसर मिलेंगे। राष्ट्रीय एकता सद्भावना का विकास किया जाएगा। त्रिभाषा सूत्र लागू किया जाएगा। नवाचार को प्रोत्साहन मिलेगा और राष्ट्रीय सांस्कृतिक और क्या आधुनिकीकरण का इसमें समन्वय देखने को मिलेगा। और माध्यमिक विद्यालयों के लिए आदर्श ये होंगे, कौन से आपके, कौन से विद्यालय, NVS विद्यालय, ठीक है। आइए अगर बात करूं, इसमें 3 प्रकार के क्या होते हैं, समिति होते हैं, 3 प्रकार के स्तर होते हैं, केंद्रीय स्तर, क्षेत्रीय स्तर और स्थानीय स्तर, ठीक है। और तीनों स्तर में क्या होते हैं, जॉइंट, इसमें क्या होते हैं, 3 जॉइंट कमिश्नर होते हैं, 11 असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं, 5 डिप्टी कमिश्नर होते हैं, 1 जनरल इसमें क्या होता है, मैनेजर होता है, प्लस कार्यकारिणी समिति के 2 उप समितियां होती है, एक वित्त समिति, एक प्रशासन सलाह समिति, ठीक है, जो प्रशासन को सलाह देगी, एक उससे संबंधित होगी, एक वित्त से संबंधित होगी, ठीक है। अब देखो हमने इसके कितने, हमने इसके 8 कार्यालय बता दें कि इसके क्षेत्रीय कार्यालय कितने हैं, 8 हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का भोपाल 1 है, ठीक है। देखो राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली का जयपुर 1 है, ठीक है। बिहार, झारखंड और आपका पंजाब का 1 है, पटना, ठीक है। मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और आंध्र प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम और असम का आपका शिलोंग में है। देखो चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर का चंडीगढ़ में है, ठीक है। और देखो नेक्स्ट आपसे पूछेगा क्या, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, पांडुचेरी, AN आइलैंड हो गया और लक्षद्वीप, इनका हैदराबाद में है। और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का लखनऊ में है इसका क्षेत्रीय कार्यालय। और देखो महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमन एवं दीव, दादर एवं नगर हवेली का कहाँ है, पूना में है। तो 8 इसके क्या क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल, जयपुर, पटना, शिलोंग, चंडीगढ़, हैदराबाद, लखनऊ, पूना। मेरे साथ रिपीट करोगे, बोलो। पहला भोपाल, दूसरा जयपुर, तीसरा पटना, चौथा शिलोंग, 5वां चंडीगढ़, 6ठा हैदराबाद, 7वां लखनऊ, 8वां पूना, ठीक है। देखो कहाँ समस्या आई बताओ, 9 मिनट में हमने क्या NVS कंप्लीट कर लिया। अब हमारा जो 10वां मिनट चलेगा इसमें आपका हमारा क्या, केंद्रीय विद्यालय संगठन, जिसे आप क्या KVS बोलते हैं, स्थापना होती है 15 दिसंबर 1963 को इसकी स्थापना हुई। कौन से बोर्ड से संबंधित है, CBSE से संबंधित है, ठीक है। पाठ्यक्रम इसमें NCERT का पाठ्यक्रम लागू होता है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली है। इसके क्षेत्रीय कार्यालय 26 हैं। अगर पूछेगा केंद्रीय विद्यालय कितने हैं, 1253
1253 है। ठीक है, देखो मैं भी पूरा कंप्लीट नहीं हूँ। ठीक है, 1253 नई डाटा आपके पास है तो आप मुझे कमेंट करना। ठीक है, गलतियाँ मनुष्य से होती हैं, गलतियाँ होना स्वाभाविक है, तो मैं नहीं बोला कि मैं भी कंप्लीट हूँ। इस संसार में कंप्लीट कोई नहीं है। ठीक है, तो कमेंट करना, जहाँ कोई इशू है, जहाँ आपको कोई डाउट हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो केंद्रीय विद्यालय 1253 और शिक्षा प्रशिक्षण के जो क्या है आंचलिक संस्थान है, ये कितने हैं? 5 संस्थान हैं। MHRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसे क्या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहते हैं अब। ठीक है, इसके अध्यक्ष, इसका क्या होता है? अध्यक्ष होता है केंद्रीय शिक्षा मंत्री होता है। देखो इंपॉर्टेंट है, केवीएस के 3 विदेशों में क्या है इसके स्कूल हैं। एक है मास्को में, दूसरा है तेहरान में, तीसरा है काठमांडू नेपाल में। ये क्या है इसके विदेशी शाखा है। ठीक है, मास्को, तेहरान, काठमांडू, नेपाल। ठीक है, 3 आपके क्या है इंपॉर्टेंट है। क्या है देखो, जो क्या है हमारे अर्धसैनिक और सैनिक हैं, ठीक है, भारतीय राजदूत हैं, प्रवासी हैं, उनके बच्चों को शिक्षा देने के लिए क्या ये हमारे क्या विदेशों में ये क्या है केवीएस के विद्यालय हैं, मास्को में, तेहरान में, काठमांडू, नेपाल में। ठीक है, समझ में आ गया? बताओ कोई इशू, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द? देखो जानते हैं इसका ध्येय वाक्य क्या है। ठीक है, इसका ध्येय वाक्य इंपोर्टेंट है, तत्त्वम पूषण अप्रामीण। क्या है? तत्त्वम पूषण अप्रामीण। हिंदू ज्ञान परंपरा के वाहक ग्रंथ किसे? ईशावास्योपनिषद से लिया गया। किसे? ईशावास्योपनिषद से लिया गया है। अर्थ क्या है? हे सूर्य ज्ञान पर छाया आवरण को हटाए। हे सूर्य जो ज्ञान पर छाया आवरण है इसे हटाए। ध्येय वाक्य है तत्त्वम पूषण अप्रामीण। ठीक है, हिंदू ज्ञान परंपरा में अगर एक ग्रंथ की बात करूँ तो क्या ईशावास्योपनिषद से इसे लिया गया है, जिसका अर्थ होता है हे सूर्य ज्ञान पर छाए आवरण को हटाए। उद्देश्य क्या है इसका? बताइए मुझे, इसका उद्देश्य क्या है? तो रक्षा तथा अर्धसैनिक बलों के कार्मिकों के सहित केंद्रीय सरकार के स्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा के लिए एक समान पाठ्यक्रम के तहत पाठ्यक्रम शिक्षा प्रदान करना तथा उनकी शैक्षिक क्षमताओं को पूरा करना। देखो इसी शब्दों में समझाता हूँ आपको। ठीक है, देखो, ठीक है, ये हमारा है नंदू। ठीक है, ये है हमारा नंदू। ठीक है, ये है नंदू। ठीक है, नंदू क्या है? नंदू क्या है? एक आर्मी अफसर है। नंदू क्या है? एक आर्मी अफसर है। नंदू की अभी पोस्टिंग हुई है कहाँ पे? अभी इसकी पोस्टिंग हुई है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में नंदू की पोस्टिंग हुई है। ठीक है, 1 साल नंदू क्या रहता है? अपने परिवार, अपने बीवी, अपने बच्चों के साथ आंध्र प्रदेश में रहता है और उसके बच्चों का एडमिशन भी आंध्र प्रदेश के विद्यालय में ही हुआ है। ठीक है, 1 साल बाद इसकी पोस्टिंग हो जाती है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में इसकी पोस्टिंग हो जाती है। तो क्या होगा? जैसे नंदू के बच्चों ने कक्षा 6 तक कहाँ पढ़ा था? आंध्र प्रदेश में पढ़ा था। उसके बाद जो 1 साल बाद इसका क्या हो जाता है? नंदू का अपनी पोस्टिंग इसे मिल जाती है उत्तराखंड में। तो नंदू अपने परिवार के साथ उत्तराखंड में आएगा। जो 7वीं क्लास है ये उत्तराखंड में पढ़ सकता है। जहाँ इसने आंध्र प्रदेश में छोड़ी थी उससे आगे का पाठ्यक्रम ये कहाँ करेगा? उसी पाठ्यक्रम को ये उत्तराखंड में क्या कर सकता है? पढ़ सकता है, उसकी नेक्स्ट क्लास पढ़ सकता है। ये केवीएस के क्या थे? बहुत ही क्या है महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। ठीक है, समझ में आ गया? नंदू के माध्यम से समझ में आ गया। अब एग्जाम सेंटर में आप भूलो कि नहीं, नंदू के माध्यम से मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, दूसरा बात करूं तो विद्यालय शिक्षा को क्या उत्कृष्टता के शिखर पर पहुंचाना इसका उद्देश्य था। केवीएस के 3 स्तरों पर विभाजित किया गया है, केंद्रीय, क्षेत्रीय, स्थानीय। इसे क्या 3 स्तरों पे विभाजित किया गया है, केंद्रीय स्तर, क्षेत्रीय स्तर और स्थानीय स्तर हो गया। केंद्रीय में एक सामान्य निकाय होती है, एक प्रशासनिक निकाय होती है। प्रशासनिक निकाय की बात करूँ इसमें 11 सदस्य होता है, 1 कमिश्नर होता है, 2 जॉइंट कमिश्नर होते हैं, 5 डिप्टी कमिश्नर होते हैं, 3 असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं। किसमें? ये प्रशासनिक निकाय में होते हैं। और जो इसका डिप्टी चेयरमैन होता है राज्य शिक्षा मंत्री होता है। ठीक है, केवीएस के संगठन के कार्यों की बात करूँ तो सेना मुख्यालयों और जनपद मुख्यालयों पर नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना करना, केंद्रीय विद्यालयों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, वार्षिक बजट बनाना, केंद्रीय विद्यालयों में क्या उप प्रधानाचार्य और प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों की पदोन्नति करना और समय समय पर आवश्यकता अनुसार नीति का निर्धारण करना। इसका क्या था? केवीएस के संगठन के कार्य थे। उद्देश्य जान लेता हूँ इसके क्या उद्देश्य थे। समान पाठ्यक्रम लागू करना, हमने अभी बता दिया आपको। ठीक है, देखो क्या क्या बताया कि हमने जैसे नंदू के बालक ने पढ़ा कहाँ? आंध्र प्रदेश में पढ़ा, जहाँ से उसकी शिक्षा वहाँ उसने आंध्र प्रदेश में 1 साल पढ़ा, फिर वो आ जाता है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में 7वीं की क्लास पढ़ेगा तो उसी पाठ्यक्रम पढ़ेगा। ठीक है, समान पाठ्यक्रम पढ़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो दोबारा 6 पढ़ेगा। ठीक है, कोई अलग पाठ्यक्रम नहीं होगा। जो उसने एपी में पढ़ा है वही पाठ्यक्रम उसे कहाँ यूके में भी पढ़ने को मिल जाएगा। ये इसकी क्या थी? बहुत अच्छे इसके क्या थे? उद्देश्य थे। देखो हमारे कितने
14 मिनट में 4 मिनट में हमने केवीएस का क्या कर लिया है, पोस्टमार्टम कर लिया है। अब बताओ क्या आपके लिए छोड़ा है। फास्ट रिवीजन करने के ये नोट्स आपके लिए क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। अगर आप यूट्यूब में आपको बहुत लंबे लंबे बताए हुए हैं, ठीक है, लेकिन अब आपके समय आपके पास नहीं है, ठीक है। अब देखो आपके पास कितने 10 दिन आपको माना है, आपके पास 10 ही दिन बचे हुए हैं। 10 दिन में आपने अपनी तैयारी को, जितना आपका सिलेबस है, इतना हेल्दी सिलेबस को कैसे आप रिकवर कर सकते हैं, आप हमारे साथ जुड़ के रिकवर कर सकते हैं। आपका अपना एकमात्र यूट्यूब चैनल जो क्या करवाता है, फास्ट क्या करता है, रिवीजन कराता है। 4-4 5-5 टॉपिक महत्वपूर्ण फैक्टों को एक साथ करवाने का हमने क्या लिया है, हमने वादा किया है। किससे किया है, उन साथियों से किया है जो दूर दराज के क्षेत्रों में क्या संसाधनों के अभाव में जी रहे हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, निष्ठा के बारे में, ठीक है। तो निष्ठा कब आता है, तो 18 अगस्त 2019 को आता है। किसके द्वारा, ये माननीय रमेश पोखरियाल निशंक जी द्वारा लाया गया। कौन थे उस समय, मिनिस्ट्री ऑफ कौन थे, बताओ मुझे, बताओ, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय थे। इन्हीं के समय 14 जुलाई 2020 में, ठीक है, 14 जुलाई 2020 में, ठीक है, एक चीज़ और लाए थे। ये बताओ, जैसे निष्ठा लाए वैसे ही ऑनलाइन शिक्षा को डिजिटल करने के लिए पोखरियाल जी एक चीज़ और लाए थे। उसमें 8 दिशा निर्देश दिए गए। आप मुझे बताना मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, कनेक्ट करते हुए चलोगे, ठीक है। निष्ठा क्या है, निष्ठा तो आपको बता दूँ ये क्या है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड एंड टीचर्स, ठीक है, होलिस्टिक क्या है, एडवाइजमेंट है, ठीक है, एडवाइजमेंट है। तो क्या है ये, स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के क्या राष्ट्रीय पहल के बारे में चर्चा परिचर्चा करता है। कौन, निष्ठा, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया क्या थे इसके उद्देश्य। उच्च गुणवत्ता शिक्षा हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षण देना, इसका क्या था, उद्देश्य था। शिक्षा स्तर विकसित करने के लिए केंद्र प्रायोजित ये क्या है, योजना है। 1 से 8वीं कक्षा तक के शिक्षकों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। किसके साथ, वर्तमान स्थिति को देखते हुए नई तकनीकी हो गया, वर्तमान में जो चल रहा है, वर्तमान में जो आवश्यकताएं हैं, बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं, उन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों को क्या दिया जाएगा, निष्ठा के तहत प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। लक्ष्य की बात करूं तो क्या इसके लक्ष्य थे, 42 लाख शिक्षकों की क्षमता निर्धारण करना, ठीक है, 42 लाख शिक्षकों की क्या क्षमता निर्धारण करना था। निष्ठा के भाग अगर बात करूं तो पहला इसका क्या है, 1.0 है, ठीक है, पहला इसका 1.0 आता है। प्राथमिक स्तर के लिए शिक्षा कक्षा 1 से 8वीं तक की बात करूं जिसे एलिमेंट्री एज कहा गया है। निष्ठा इसके लिए क्या आती है, 1.0 आता है। प्राथमिक प्लस उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसे अगस्त 2020 में दीक्षा पोर्टल में लॉन्च किया गया था। दीक्षा को कब लॉन्च किया गया था, दीक्षा आप मुझे बताना, ठीक है, हमने बताया था, ठीक है, किसके द्वारा, एम वेंकैया नायडू जी द्वारा, ठीक है, उनके द्वारा दीक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया था। तो दीक्षा पोर्टल के ही अंतर्गत, ठीक है, निष्ठा का भाग आता है 1.0, इसे लॉन्च किया गया कब, अगस्त 2020 को। ये प्राथमिक प्लस उच्च शिक्षा के स्तर को शिक्षकों को प्रशिक्षण करने के लिए क्या ऑनलाइन पोर्टल ये क्या है, दीक्षा के माध्यम से इसे अगस्त 2020 में लॉन्च किया गया, ठीक है। निष्ठा 1.0 प्रशिक्षण कार्यक्रम का लक्ष्य 11 भाषाओं में 30 राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 24 लाख माध्यमिक प्लस प्राथमिक उच्च प्राथमिक शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों तक पहुंचना इसका क्या था, मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। देखो पढ़ लिया आपने क्या, निष्ठा का पहला भाग 1.0। अब हम जानेंगे क्या बारे में, 1.2.0 के बारे में, ठीक है। ये माध्यमिक स्तर के लिए था, कक्षा 9 से लेकर 12 तक था। जुलाई 2021 में दीक्षा पोर्टल पे इसे क्या लॉन्च किया गया। सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेश लगभग उनके साथ कितने 10 लाख माध्यमिक स्तर के शिक्षकों प्लस प्रधानाध्यापकों तक पहुंच बताना था, किसका, निष्ठा 2.0 का, ठीक है, 9 से 12 तक का था, ठीक है, माध्यमिक स्तर के लिए था। जुलाई 2021 में दीक्षा पोर्टल में लॉन्च किया गया। 10 लाख माध्यमिक स्तर के शिक्षक प्लस प्रधानाध्यापकों तक पहुंच बनाना इसका क्या था, मुख्य उद्देश्य था। एनसीईआरटी ने निष्ठा 2.0 के लिए एक पैकेज बनाया जिसमें 13 ऑनलाइन हो गया, ठीक है, ऑनलाइन पाठ्यक्रम हो गए, 12 सामान्य मॉड्यूल हो गए और 56 विषय इसमें शामिल किए गए, ठीक है।
जो NCERT ने क्या किया, निष्ठा 2.0 के लिए एक पैकेज बनाया था जिसमें 13 ऑनलाइन पाठ्यक्रम शामिल थे, 12 सामान्य मॉड्यूल थे और 56 विशेष में शामिल किए गए थे। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, हमने निष्ठा 2.0 पढ़ लिया। अब अंतिम आपका है निपुण भारत के लिए निष्ठा 3.0। ठीक है, ECCE इसका फुल फॉर्म आप मुझे बताएंगे। ठीक है, इसका पूरा नाम आप मुझे बताएंगे। ECC का पूरा नाम हमने पहले आपको बताया है। ठीक है, क्या है बताना मुझे। ठीक है, कक्षा 5 तक संबंधित है। सितंबर 2021 में दीक्षा पोर्टल में लॉन्च किया गया था। निष्ठा 3.0 का लक्ष्य क्या था, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। ठीक है, FLN बोलते हैं। ठीक है, प्रोग्राम का लक्ष्य सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 25 लाख प्री प्राइमरी स्कूल टीचर्स तक पहुंचना, इसका क्या था, निपुण भारत के अंदर निष्ठा 3.0 का क्या था, लक्ष्य था। NCERT ने 12 ऑनलाइन मॉड्यूल इसमें शामिल किए थे। ठीक है, तो आपको मैं क्या दे दूं, 25 से 20 से आधे घंटे में आपको ऐसा क्या दे दूं जिसमें आपका सिलेक्शन हो जाए। तो यही मैटर मैं आपको देता हूं, जो फास्ट रिवीजन, नाम है इसका फास्ट रिवीजन है। अंतिम दिनों की तैयारी का ये क्या है, रामबाण अचूक क्या है, उपाय है। आप इससे बेहतर आपको कहीं नहीं मिल सकता है, पूरे यूट्यूब में देख सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको जुड़ना है, वीडियो पसंद आए तो आपको क्या करना है, हमारी मेहनत को अप्रिशिएट करनी है, अपने उन साथियों तक पहुँचाना है जहाँ क्या है, संसाधनों के अभाव है। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने KVS पढ़ लिया, NBS पढ़ लिया, निष्ठा पढ़ लिया। अब हम अंतिम पढ़ेंगे क्या, हम जानेंगे किसके बारे में, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, जिसे KGBVY। ठीक है, के कस्तूरबा, G गांधी, B बालिका, V विद्यालय, Y योजना। ठीक है, प्रारंभ होता है जुलाई 2004 में इसका। ठीक है, 1 अप्रैल 2007 से इसे क्या SSA में विलय कर दिया गया था। 1 अप्रैल 2007 में किसका, इसका SSA सर्व शिक्षा अभियान कब आया था, 2000 से 2001 में आया था, अटल बिहारी वाजपेयी। हमने चर्चा परिचर्चा की थी, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण के लिए हमने जाना था SSA। ठीक है, सब पढ़े सब बढ़े। ठीक है, तो हम पढ़े कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब प्रारंभ होता है, जुलाई 2004 में। ठीक है, कहीं कहीं आपको अगस्त में मिलेगा, लेकिन इसका जो एक्चुअल डेट है वो है आपका जुलाई 2004 में ये क्या होता है, चालू होता है। किस कस्तूरबा कौन थी, आप मुझे बताना, कस्तूरबा गांधी क्यों पढ़ा, कौन थी कस्तूरबा गांधी। ठीक है, आप जानते हैं। ठीक है, तो केंद्र और राज्य का अनुपात इसमें 50:50 था। उद्देश्य क्या था, बालिकाओं की शिक्षा का व्यवस्था करना। ठीक है, और विभाग कौन सा था, शिक्षा विभाग था। लाभार्थी कौन थी इसमें, बालिकाएं इनकी क्या थी, लाभार्थी थी। जुलाई 2004 में आता है। 1 अप्रैल 2007 को इसका क्या SSA में इसका विलय कर दिया जाता है। ठीक है, इसके लक्ष्य क्या थे, बालिकाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में जो SC हैं, ST हैं, OBC हैं, ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लास हो गए, ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग हो गया, ST हो गया, अनुसूचित जाति हो गया, अनुसूचित जनजाति हो गया, अल्पसंख्यक वर्ग हो गए, उन सभी बालिकाओं को क्या आवासीय विद्यालय उपलब्ध कराना इसका क्या था, मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना 2007 से सर्व शिक्षा अभियान SSA में के अंतर्गत चलाई जा रही है। उसके अंदर इसका क्या हमने बताया, 1 अप्रैल 2007 को इसका SSA के अंतर्गत क्या कर दिया गया, विलय कर दिया गया। इस योजना के लिए अलग अलग बजट का प्रावधान है। शिक्षा सत्र 2018-19 तक इस योजना के तहत कितना 3600 बालिका विद्यालय खोले गए थे। ठीक है, 2018 से 19 तक शिक्षा सत्र में बोला कि 3600 विद्यालय खोले गए थे। हम इतिहास पढ़ने भी इसका। ठीक है, KGBV, ठीक है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कितनी 75% सीटें है SC, ठीक है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अदर बैकवर्ड क्लास, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए क्या है, आरक्षित हैं। और 25% अगर सीटों की बात करूं तो ये क्या है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बच्चों के लिए है, उनके क्या है, परिवारों के बच्चों के लिए है। BPL का पूरा नाम होता है बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन क्या है, इसका पूरा नाम होता है। तो 25% उनके लिए था, 75% किसके लिए था, SC, ST, OBC अल्पसंख्यक वर्ग के लिए था। दायरे की बात करते हैं, इसका लक्ष्य क्या था, योजना का प्रमुख लक्ष्य समूह वंचित, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदायों की बालिकाओं को शिक्षा, आवासीय शिक्षा प्रदान करना इसका क्या था, लक्ष्य समूह था। शिक्षा के स्तर की बात करें तो यह योजना कक्षा 6 से 12 तक बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करना था, रहने की सुविधा प्राप्त करनी थी, मुक्त छात्रावास की व्यवस्था करना था और संपूर्ण विकास की बात करूं, समग्र शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और जीवन कौशल विकास करना इसमें शामिल था। ठीक है, समझ गए, कोई परेशानी बताइए, आगे चर्चा परिचर्चा कर लेते हूँ। KGBV, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के अंतर्गत स्वीकृत स्कूल की बात करूँ तो 30 जून 2014 तक भारत सरकार द्वारा
460 जिलों में कितने 3609, ठीक है, क्या 3609 क्या कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्वीकृत किए गए थे। ये 30 जून 2014 तक बता रहा है। भारत सरकार ने 460 जिलों में 3609 3609 क्या विद्यालय स्वीकृत किए थे। एससी के लिए एसएफडी जिलों में कितना 330 विद्यालय, जिसमें से 329 चालू थे। और एसटी के लिए बात करूं एसएफडी जिलों में तो 508 विद्यालय, जिसमें से 508 चालू हैं। और मुस्लिमों की बात करूं, मुस्लिम बहुल जिलों की बात करूं तो 544 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्वीकृत किए गए, सभी चालू हैं 544, ठीक है। और 88 जिलों में चयनित जनजातीय और पिछड़े जिलों के लिए स्वीकृत कार्य योजना के तहत क्या किया गया, स्वीकृत 913 में से कितना 912 कस्तूरबा गांधी विद्यालय क्या है चालू है, ठीक है। समझ में आ गया इतना। तो अब जानते हैं, देखो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के अंतर्गत 3 मॉड्यूल लागू किए गए। इसमें कितने 3 मॉड्यूल लागू किए गए। मॉड्यूल 1 की बात करूं तो छात्रावास के लिए 100 लड़कियों के लिए स्कूल, ठीक है। मॉड्यूल 1 के अंतर्गत छात्रावास के लिए क्या 100 लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए। स्कूल के मानदंड क्या थे, गैर दोहरा भवन, बाउंड्री फॉल हो गया, ठीक है, पेयजल की व्यवस्था हो गई तथा विद्युत स्थापना को छोड़कर इसमें शामिल था। गैर दोहराव वाले व्यय की बात करूं तो 7.25 लाख इसमें व्यय था, ठीक है, गैर दोहराव वाले व्यय बोल रहा है। मॉड्यूल 2 के अंतर्गत बता देता हूं, छात्रावास के साथ 50 लड़कियों के लिए स्कूल थे। स्कूल के मानदंड गैर दोहराव में क्या भवन, बाउंड्री वॉल, पेयजल, स्वच्छता तथा विद्युत स्थापना को छोड़ के बाकी अतिरिक्त लड़कियों की संख्या के आधार पर आनुपातिक रूप से निर्धारित किया जाना था। गैर दोहराव वाले व्यय की बात करूं तो 5.375 लाख इसमें क्या गैर दोहराव व्यय के बारे में है। और मॉड्यूल 3 की बात करूं तो मौजूदा स्कूल में 50 लड़कियों के लिए छात्रावास हो गया। व्यय की बात करूं 5.375 लाख इसमें क्या था मौजूद व्यय था। बाकी इसमें क्या वो दोनों पॉइंट आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे इसमें आ जाएगा आपका कि गैर दोहराव वाले भवन, बाउंड्री वॉल, पेयजल और स्वच्छता तथा विद्युत स्थापना को छोड़ के और अतिरिक्त लड़कियों की संख्या के आधार पर आनुपातिक रूप से निर्धारण किया जाना था, ठीक है। गैर दोहराव वाली व्यय के अंतर्गत क्या क्या शामिल किए गए, भवन निर्माण, बाउंड्री वॉल, पेयजल, स्वच्छता और विद्युत स्थापना। अब बताइए 26 मिनट में आपके 4 टॉपिक कंप्लीट हुए नहीं हुए, बताइए कहाँ इश्यू आ रहा है आप सभी को, ठीक है। आप सभी जहाँ परेशानी महसूस करते हैं आप मुझे व्हाट्सएप में एसएमएस कर सकते हैं, आप मुझे टेलीग्राम में एसएमएस कर सकते हैं। जहाँ आपको डाउट है आपका डाउट को क्लियर करेंगे हम, ठीक है। सपना आपका साकार करेंगे हम। जुड़ना है आपको सकारात्मक ऊर्जा के साथ, ठीक है। संघर्ष करना है तो जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। संघर्ष रातों रात मिलने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। अगर आप 1000 कदम चले हैं तो उस 1000 कदमों की शुरुआत आपके कहाँ से, 1 कदम से हुई होगी, ठीक है। आप उससे पहले क्या 1 कदम चले होंगे तभी आपके 1000 कदम क्या हुए होंगे, पूरे हुए होंगे। आज का जो अनुभवी इंसान है वो कल का क्या होता है, एक नौसिखिया होता है, याद रखना, ठीक है। क्या होता है बताओ मुझे कि क्या होता है, जो आज का अनुभवी इंसान होता है कल का क्या होता है, एक नौसिखिया होता है। क्या बताया मैंने कि ए एक्सपर्ट इन एवरीथिंग टुडे वॉच वंस ए क्या बिगिनर, ठीक है। आज का जो अनुभवी इंसान है वो कल क्या होता है, नौसिखिया होता है। असंभव को प्राप्त करने का एकमात्र तरीका क्या है, विश्वास करना है कि आप विश्वास कितना हम पर करते हैं, ठीक है। असफलता फिर से अधिक समझदारी के साथ शुरू करने का मौका है, इसलिए आज ही आपको जुड़ना है अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा पर और अपने सपनों को साकार करना है। और क्या करना है, अपने मित्रों में अधिक से अधिक वीडियो शेयर करनी है जिससे आपके लिए हम अच्छा और से अच्छा कंटेंट लेके आएंगे। इसके बाद हम चर्चा परिचर्चा करेंगे अधिगम क्या है, अधिगम जो वक्र है वो क्या है, ठीक है। अधिगम के हम सिद्धांत से जानेंगे, हम पावलोव हो गया, स्किनर हो गया और क्या थी थॉर्नडाइक हो गए, कोहलवर्ग नहीं, हम जीन पियाजे, इन सभी के बारे में भी चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं। तो आज ही संलग्न हो जाइए। इस वीडियो को आप जितना अप्रिशिएट करोगे, जितना शेयर करोगे, इसके अकॉर्डिंग आपके लिए नई वीडियो जल्द अपने यूट्यूब चैनल यूके टीचिंग परीक्षा की क्लास में होगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।